गुड मॉर्निंग टीम। एचएसजीवी फाउंडेशन में आपका बहुत गुड स्वागत है। मॉर्निंग सर। आप लोग एचएसजीवी में इनवाइट किए गए हैं रोल प्ले समझने के लिए, हमारी सर्विसेज को समझने के लिए। एक एक जो हमारे ब्रोशर है, पीडीएफ है अलग अलग टाइप के, उसके बारे में आज से आप थोड़ा सा ब्रीहड बताएंगे। आपको डायरी पेन लेके रखिएगा, लिखिएगा कहीं कंफ्यूजन हो, ताकि आप 1 बजे इसी लिंक पर आके सवाल कर सके, कोई कंफ्यूजन हो तो उसे दूर कर सके। मीटिंग में प्लीज मत बोलिएगा, क्योंकि मीटिंग 1 घंटे में समाप्त करनी है, लोगों को अपने कार्य पे निकलना है। तो शांति से आप लोग सुनेंगे। तो आप लोग का धन्यवाद आने के लिए। तो हम लोग अपना परिचय से शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष पाल, मैं कंपनी सीईओ एवं फाउंडर प्रयागराज से, हेड ऑफिस से आपसे बात कर रहा हूँ। और मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एचएस फाइनेंस, जो महाराष्ट्र बेस है, जो हमारी ग्रुप ऑफ कंपनी भी है, एचएस कॉरपोरेशन, दोनों साथ में मिलकर काम शुरू किए बैंकिंग सेक्टर में। लॉकडाउन के बाद कंपनी ने रिसर्च किया, भारत की समस्याओं पे विचार किया, तो बेरोजगारी का आलम बहुत मजबूत दिखा और उसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आया। तो उसी पर काम करना शुरू हुआ कि आखिर हमारे देश में काम तो है, शहर के लोग कॉम्पिटिटिव हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट हो, शिक्षा हो, लेकिन गांव के लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। तो ये जो अंतर हो रहा है गांव और शहर का, समान करने के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, प्राइवेट सेक्टर में उनका जो भविष्य है थोड़ा सा अनसिक्योर्ड है। तो एचएसजीवी फाउंडेशन का सृजन किया गया, जो एमसीए में रजिस्टर्ड है, जिसका लाइसेंस आपको वेबसाइट पे प्रदर्शित किया गया है। कुछ प्रकार के सारे लाइसेंस एक्चुअली में भारत सरकार के वहीं से प्राप्त किए गए हैं। तो हम नेशनल लेवल पे काम करने के लिए एलिजिबल हैं। तो भारत के 14-15 राज्यों में हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, जो आपको डिस्प्ले पे हम दिखा भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी सर्विसेज के बारे में। आखिर हम कैसे यहाँ काम कर पाएंगे, हम क्या समझ रहे हैं, कैसे हमको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि भारत में शिक्षा एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। भले ही देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं। तो शिक्षा कैसी, आखिर शिक्षा क्यों, उसमें विशेषता क्या आनी चाहिए, गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। जब हमारे देश में बहुत सारे लोग शिक्षा में काम कर रहे हैं, आदित्य प्लीज दोबारा अनम्यूट मत करना, नहीं मीटिंग में आपको नहीं लिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा कैसी। भारत में कुछ प्रकार के शिक्षा, अलग अलग बोर्ड की शिक्षाएं संचालित हो रही हैं। एक भारत सरकार की है, जिसे सरकारी आप समझ सकते हैं, और प्राइवेट भी है। और प्राइवेट सेक्टर के लोग बहुत अच्छी फीस लेकर सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न के लोग भी काम कर रहे हैं। फिर भी यह रियलाइज हुआ, क्योंकि सभी अमीर नहीं है। भारत देश में गरीबी और मध्यम पर वर्गीय परिवार भी ज्यादा निवास करते हैं। गांव में तो अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार ही है, क्योंकि उनके जो आय के स्रोत हैं
सबके मजबूत नहीं है। कुछ लोगों के जो बिजनेस है और गवर्नमेंट जॉब है उनके भी लिमिटेड है, लेकिन शहर में उनकी अपेक्षा काफी अच्छा सुविधाएं, अवसर, फैसिलिटी सब मिल जाती हैं। तो शहर में जो अवसर प्रदान किए जाते हैं या मिल जाते हैं, जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से यहाँ का विकास होता है। तो क्यों ना हम एचएस कॉरपोरेशन और एचएसजीवी फाउंडेशन के साथ मिलकर वही कंपटीशन गांव में पैदा कर दें। आज खेल एक क्षेत्र इतना महान, इतना बड़ा बन गया है, क्रिकेट का ही ले लीजिए, तो देश के बहुत होनहार बच्चों को आईपीएल और रणजी खेलने का मौका मिलता है। उनको स्टेट गवर्नमेंट में फैसिलिटी मिलती है, नौकरी में छूट मिल जाती है, और क्रिकेट में या फिर खेल में सफल हुए तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, अच्छा सम्मान मिल जाता है। तो भारत देश डाइवर्ट जहां पर है, अभी उत्तर प्रदेश बिहार के लोग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं, तो वहां पे भी बहुत भीड़ हो जाती है और परीक्षाएं नहीं हो पाती, वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे लोग बीएड करने के बाद, बीटीसी करने के बाद, 10-10 साल तैयारी करने के बाद बेरोजगार रह जाते हैं, फिर वो बेकार भी हो जाते हैं। क्योंकि एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई करना और भारत को ना समझना उनकी एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। संकुचित दायरे में अपना जीवन जीना, वो कूप मंडूक वाली कहानी आप लोगों ने सुना है, कुएं का मेढक बन जाना। अगर वहां सफलता मिली तब तो वेल एंड गुड है, लाइफ चल जाएगी। लेकिन आपको पता है भारत में 90% लोग को जॉब नहीं मिलेगी, वो कुछ भी कोशिश कर ले, कितने भी टैलेंटेड रहे। 10%, 2% जो जॉब है वही मिलेगी, इसके बाद लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तो कैसे ये पॉसिबल है? अब मैं 1985 की बात करूं, सन 1985 की बात करूं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उसके कुछ साल बाद, तो मुझे पैदा होने के 10 साल 15 साल बाद भारत में जो सीख मिली, जो समझ मिली, 19 साल का मेरा कैरियर जो हुआ, उसमें समझ में आया कि 1985 में जो कंपनियां आई थी, बहुत टाइप की कंपनियां थी, रिकरिंग की कंपनियां थी, एफडी की मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की सारी कंपनियां थी। तो बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं, आपको पता होगा, भारत को उन्होंने लूटा। सोचो, देश गरीब था तब भी उन्होंने लूटा। आज के कितने साल पहले, लगभग 25-24 चल रहा है ये, और 15 साल पहले तो लगभग 30 साल पहले की बात है, 35 साल पहले की, कि देश तब और गरीब होगा, लेकिन फिर भी कंपनी बना के बहुत सारे लोगों ने देश का पैसा नुकसान किया। उसमें पीएससीएल का नाम आता है, और एक आसाम बंगाल की कंपनी थी, कुछ उत्तर प्रदेश में केएमजे इंडिया लिमिटेड करके थी। बहुत ऐसे नाम की कंपनियां बनाई गई। उसके साथ साथ देश में एनजीओ भी बनाए गए। एनजीओ का एक्चुअली क्योंकि इजी होता है वो बनाना, एक समिति होती है, 7 लोग 10 लोग मिलकर के 5-7 हजार खर्चे होते हैं, वो तहसील में जाकर रजिस्टर्ड करा लिया था। भारत में सोचो आप कि हर जिले में 2, 5, 10 तहसील है, तो कितना आसान है उसको रजिस्टर्ड कराना और उसमें प्रोजेक्ट बना के काम करना। काम तो अच्छा है, कानून तो इसलिए बना था कि देश में इससे समृद्धि आएगी, लोगों की मदद के लिए होती है, बट ऐसा हुआ नहीं। उसमें भी देश को लूटा गया। ये लूटने और लूटने का कार्यक्रम चलता रहा, तो देश आखिर उस स्तर पे पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, पिछड़ क्यों जा रहा है? क्या कारण है? किसी न किसी को क्रांतिकारी कदम तो उठाने पड़ेंगे। तो शिक्षा पे विचार किया गया। हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी हैं जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने अपने विचार रखे कि देश में शिक्षा पर क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि एक बार देश गुलाम था और हम अनपढ़ थे, हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिली थी, तब भी हमने वो कार्य किया और अंग्रेजी को यहां से मुक्त कराया, अपने देश को भगा करके, तो अपना देश आजाद हुआ। लेकिन अब जरूरत है सही रूप में दिशा निर्देश, अच्छे कोचिंग, जिसको कैरियर कोचिंग कहते हैं। देखिए, शिक्षा का मतलब हम लोग अभी जो जानते हैं, जो हमें समझाया गया है 78 सालों में, जो हमें शिक्षा मिली है, वो बताया गया है किताब पढ़ लो और हाई स्कूल और इंटर की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले लो, आप शिक्षित माने जाओगे। फाउंडेशन का कहना है कि नहीं,
अगर उससे लोग शिक्षित हैं तो इतने क्राइम क्यों बढ़ गए? जब लोग पढ़ने लिखने गए तो क्राइम कम होना चाहिए। आज देश में तलाक के केस ज्यादा हो गए हैं और उसमें जो बेस है, जो ये परेशानी का कारण है, मूल बिंदु है, वो है आर्थिक स्थिति। जब भी परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो घर में लड़ाइयां होती हैं। आप सोचिए कि हमारे जो पूर्वज थे 25-30 साल पहले, 100, 50, 20 का परिवार बहुत कुशल मंगल वो लोग चलाए, शादी विवाह सब कुछ होते थे। अब आज हम बड़े पढ़े लिखे और सक्षम हैं, नहीं चला पा रहे हैं, सेपरेशन हो जा रहा है, पार्टीशन हो जा रहा है। तो विचार करिए जरा, तो हम कैसे हुए शिक्षित? हम अपने माँ बाप के सामने ही तो अलग हो जा रहे हैं और गिव अप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई पर्यावरण में। हम आधुनिकता में जाते समय अपनी कुछ चीजों को भूल गए, संस्कार, बहुत ऐसी गलतियों को करने लगे। तो इस विषय पे हम काम करेंगे। लेकिन कैसे संभव है? आप हमारी बात कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए। हम अच्छे नहीं हैं। हम कैसे कह दें कि हम अच्छे हैं? आपको जबरदस्ती हम कह दें कि हम अच्छे हैं तो ये बात सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। लोग कह भी रहे हैं कि हम अच्छे हैं, कंपनी बनाकर या व्यक्तिगत रूप से। लेकिन ये बात मैं या हमारी कंपनी, हम लोग नहीं मानते। सही साबित करने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो जो एक आपकी मूल बिंदु परेशानी थी, परेशानी है, जॉब की सुरक्षा, गारंटी, वो हम लेने के लिए तैयार हो गए। सैलरी तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तो वही करिए। यहां पे करने का मतलब कि आपको सिक्योर जॉब मिल गई, 1 साल बाद आपके बच्चों की शिक्षा मुफ्त में यह फाउंडेशन कराने जा रही है। तो वह फैसिलिटी जो आपके जीवन में समृद्धि चाहिए था, क्या किसी कंपनी में है? क्या कोई कंपनी दे रही है? बहुत सारी कंपनियां पहले प्राइवेट लिमिटेड होती थी और बहुत सारी फैसिलिटी देती थी, लेकिन अब लोग एजेंट टाइप के काम करने लगे। कोई एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट नहीं करना है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, एसबीआई हो, एलआईसी हो, उनकी कंपनियां सब एजेंट पे चल रही है। बहुत सारी एनबीएफसी और बैंक जो हैं डीएसए चैनल पार्टनर बना के काम करवा रहे हैं। ना उनको कोई पीएफ देना है, ना कोई कुछ देना है, ना कोई फैसिलिटी देनी, ना कोई सिक्योरिटी देनी है, ना कोई इंश्योरेंस देना है, ना कोई क्लेम देना है। तो ये दौर बदल गया है। तो आप सोचिए हमारे देश का स्तर क्या होगा? क्या उससे देश में समृद्धि आएगी? गांव के लोग जब तक ये बात समझेंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो समय का कंज्यूमशन, समय का उपयोग बड़ा जरूरी है, मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। तो आप लोगों को यह कंपनी का थोड़ा सा हमने उद्देश्य बताया। यह संभव हम तब कर सकते हैं जब आपके जिले में हम ऑफिस खोल लें, और बिना एम्प्लाई के हम ऑफिस नहीं खोल सकते, क्योंकि ऑफिस के आपको पता है खर्चे होते हैं। जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रदेश हैं, कुछ ऑफिस हमारे खुले हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है। तो वहां पे हमें परेशानी आ रही है ना, हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। प्लीज आप लोग ऑडियो वीडियो बंद रखिएगा। तो हर जगह ऑफिस खोलने के लिए एम्प्लॉय चाहिए था। अब हम सर्विसेज की बात शुरुआत किए थे, तो वहीं से फिर बात करते हैं स्पोर्ट एकेडमी की। खेल में हर प्रकार के खेल का हमें एक डीएम साहब के यहाँ लेटर भेजना है, वहां पे साइन करवाना है। किसी स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट है, एग्रीमेंट करना है, और वहीं पे हमें नेट प्रैक्टिस की हर प्रकार की गेम्स जो है वहां पे शुरुआत करनी है। तो क्रिकेट एक्चुअली प्रचलन में है, ज्यादा क्रेज है, तो पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। और धीरे धीरे जैसे अच्छे कोचेज मिलेंगे, मैनेजमेंट होता जाएगा, तो हम हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, अदर गेम्स में जाएंगे। कैरम बोर्ड प्रतियोगिता भी होती है। सोचिए गांव वालों को पता भी नहीं होगा, सब लोगों को, कि क्या कैरम बोर्ड से विश्व स्तरीय चैंपियनशिप लिया जा सकता है। उनको तो अपने गांव में ही नहीं पता, जिले में भी होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, सिंगिंग की भी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये सब जानकारी, अवेयरनेस फैलानी है। अब हम बात करें, स्पोर्ट की हमने बात की, अब हम बात करें शिक्षालय। तो स्पोर्ट में अभी हमारा ब्रोशर अपडेट नहीं हुआ है, वेबसाइट तो हो गया है। उसकी फीस वगैरह जो 300 कर दी गई है, यहाँ पे 500 दिखेगा आपके, तो ये अपडेट कल आपको मिल जाएगा। तो हम स्पोर्ट ओपन कर लेते हैं सर्विसेज के।
तो ये थोड़ा सा परिचय देने के लिए आपको ये बताया गया है। बाकी हम लोग मीटिंग में, कॉल पर ये सब बातें करते ही रहते हैं। तो स्पोर्ट संबंधित हम लोग शुरुआत करेंगे। दूसरा, हम शिक्षालय का शुरुआत करेंगे। शिक्षालय में अब शिक्षा कैसी? किताबें तो हम बेसिक रूप से बिल्कुल पढ़ाएंगे, पढ़ाना ही है, शुरुआत वहीं से होगी। लेकिन इनको प्रतियोगी बनाना है, बचपन से ही इनको सिखाना है कि कंपटीशन है, आपको करना पड़ेगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब सब कुछ पढ़ते ही हम लोग हैं, लेकिन हमको हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, पर्यायवाची विलोम भी पढ़ना पड़ेगा। अक्सर हम 8वीं तक या फिर 12वीं तक, जब तक स्कूल का बोर्ड एग्जाम ना आ जाए, तो हमको ये नहीं फर्क पड़ता, हम हिंदी पढ़ते ही नहीं है। अक्सर प्रचलन है पिछड़े हुए राज्यों में, और कोचिंग भी करते हैं तो मैथमेटिक्स का करते हैं, इंग्लिश का करते हैं। तो आप सोचो कि जब हमारी परीक्षाएं होती हैं तो सवाल हमको केमिस्ट्री से भी पूछी जाती है और हिंदी से भी पूछी जाती है, हम वहां फंस जाते हैं। तो हमको एकाएक वो पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम शुरुआत में भी सारी चीजों पे फोकस करें और थोड़ा थोड़ा उसको समझते रहें, तो आगे हमें परेशानी नहीं आएगी। आपको पता ही होगा, कक्षा 6 से 8 तक का जो इतिहास भूगोल है, वही हमको 12 में उसका बृहद रूप पढ़ाया जाता है, और जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वही बीएससी एमएससी में पढ़ाया जाता है, उसका बृहद रूप। तो बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे। दूसरा काम हम करेंगे, इनके साथ छात्रवृत्ति प्रतियोगिता हर महीने परीक्षा करा के कराएंगे, ताकि बच्चों में ललक आए, इच्छाएं जगे, गांव में चर्चाएं हों। उनको जो हर महीने प्रथम आए, उनको छात्रवृत्ति या सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया जाए। तो एक एनवायरनमेंट बदलना है। दूसरा, आपके भारत में, हमारे भारत में बहुत सारी प्रकार की स्कॉलरशिप परीक्षाएं होती हैं, जो हमारे भारत देश को पता ही नहीं है। टाटा कंसल्टेंसी कराती है, नाबार्ड कराती है, अमर उजाला फाउंडेशन कराती है, दैनिक भास्कर कराती है। तो हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं, हमको जानकारी नहीं है। हमारे अभिभावक थोड़े से मध्यम वर्गीय गरीब हैं, वो अपनी रोजी रोटी में परेशान है। तो हम इनकी मदद करें। अब जैसे नवोदय विद्यालय की बात आप जानते होंगे, तो भारत के सभी विद्यार्थी उसमें नहीं बैठ पाते। गवर्नमेंट की कहानी आप समझिए, गवर्नमेंट भी उसमें सब लोगों को बैठने का मौका नहीं दिया। उन्होंने भी कहा कि 5 ही बच्चों को आप परीक्षा में ले आइए। तो आप सोचो, जो बच्चे उस परीक्षा में नहीं जा रहे, उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। भारत का संविधान ने कहा, जो लिखा गया है कि समानता का अधिकार हम दे रहे हैं आपको, और सभी बच्चों को गवर्नमेंट के पास क्षमता ही नहीं है कि वो अधिकार दे सके कि आप सभी परीक्षा में बैठो। अपने क्षमताओं से, पर्सनली व्यवस्था से जा सकते हैं, लेकिन जो आपका प्राइमरी और जूनियर विद्यालय है, आपके गांव में जो विद्यालय है, आप जाके वहां हेडमास्टर से पूछिए। हमने एक वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो देखिए। हमने औचक निरीक्षण करके उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि सरकार हमें 5 ही विद्यार्थियों को भेजने के लिए मदद करती है, तो हम वही करेंगे। देखिए, वो नौकर है, उनको नौकरी करना है, उनको सैलरी लेना है, उनको देश की मदद से कोई मतलब नहीं है। तो आप समझिए कि भारत देश में हर राज्य सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को, सभी बच्चे, देखिए बच्चा कमजोर है इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा कम से कम परीक्षा में बैठे तो सही, उसके मन में वो ललक आए, वो पढ़ने की इच्छा जागे तो सही। हम आप भी अपने जीवन में पढ़े हैं, अगर हमें आपको ये मौका नहीं मिलता तो हम कमजोर रह जाते। हम किसी न किसी कारणवश हम हाई स्कूल इंटर किए, पढ़े, और समाज की ऐसी परिस्थितियां तो नहीं थी, गरीबी तो थी कि हम ना पढ़ पाए। हमारे जैसे समकक्ष परिवार के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। हम जानते हैं इस बात को। वो कहीं शहर में ऑटो चला रहे हैं। तो इससे अब सोचिए, जब तक उनकी शक्ति है, ताकत है, 40-50 साल तक तो काम करेंगे। जैसे ही ताकत घटेगी, तब तक उनकी इनकम और मेहनत दोनों कम हो जाएगी। तो सही शिक्षा और सही उपयोगिता करने के लिए इन बच्चों को प्रतियोगिता में लाना होगा। और आप सोचिए जरा, आपके द्वारा, आपकी कंपनी द्वारा, अगर गांव में या जिले या ब्लॉक में 2-4 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगा, तो उस दिन का सिनेरियो क्या होगा, माहौल क्या होगा इस कंपनी के लिए। तो इतना बड़ा प्रयास में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा,
लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है, सब कुछ संभव है। अब हम बात करें सिलाई की। देखिए, स्पोर्ट और ये जो कोचिंग सेंटर की बात हो रही थी, इसमें तो हमारे पुरुष अव्वल दर्जे के आगे रहेंगे, लेकिन हमारे देश में अगर समानता का अधिकार है तो महिलाओं को भी वही अधिकार है, तो उनको हम कैसे यहां पे लाएंगे? अभी वो भले ही पढ़े लिखे हो, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ाने में सभी महिलाएं अव्वल दर्जे की नहीं है। आप देखेंगे गांव में 10 लड़के को मैथमेटिक्स पढ़ाना आ जाएगा, लेकिन 10 लड़की आपको नहीं मिलेगी, 10 महिला नहीं मिलेगी कि मैथमेटिक्स पढ़ा पाए, तो वो पीछे रह जाएंगे। और ये हम पुरुषों का ही वो गलत विचार था जो महिलाएं आज पीछे हैं। हमने ही उनको आगे नहीं किया, हमने उनको हौसला नहीं दिया, हमने उनको समझाया नहीं। तो हम अब सुधार करेंगे, क्योंकि हमारी ही बहन और हमारी ही बेटी है वो। आप सोचो कि आशाएं करते हैं कि हमारी माँ अच्छी पढ़ी होती। बहुत सारे लोगों की माँ नहीं पढ़ी है या 2-5 तक पढ़ी है। बहुत सारे लोगों की माँ अच्छी पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है। तो ये देखकर, ये सुनकर मन में ग्लानि होती है, काश हमारी भी माँ कम से कम हाई स्कूल इंटर होती, कितना अच्छा लगता। इसको कैसे पूरा करें, दूर कैसे करें? हमने तो कष्ट झेला, लेकिन क्या हमारे आने वाली पीढ़ियां भी यही चीजें देखेंगी? हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है, ये राइट जो है आपको दिखाया गया है, इसका मतलब समझिए। गूगल बाबा से पूछिए इसका मतलब क्या है। पहले पेज पे है वो, मैं दिखाऊंगा आपको। 1882 शिक्षा का अधिकार जो भारत सरकार में एक कानून है, एक्ट है, उसके तहत हमें शिक्षा मिलना चाहिए। इसमें भारत सरकार और गार्जियन, अभिभावक की दोनों की जिम्मेदारी है। अभी हाईकोर्ट में किसी बच्ची ने केस किया था अपने माँ बाप के खिलाफ। बच्ची एक्चुअली पढ़ना चाहती थी और माँ बाप उनकी शादी करना चाहते थे। तो बच्ची ने केस किया और उनको मदद मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिभावक की जिम्मेदारी है, जब तक यह पढ़ती रहेंगी तब तक उनको वो खर्चे देंगे। निर्धारित किया कंपनसेशन। सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी ये अधिकार है, क्योंकि लड़की ने समझा कि अगर मैं पढ़ लिख नहीं पाई तो सिर्फ बर्तन मांजने की ड्यूटी इस भारत में मुझे दिया जाएगा, खाना बनाने की ड्यूटी दिया जाएगा, घर की गृहस्थी का काम दिया जाएगा। लड़के चूंकि इसलिए मान लेते हैं माँ बाप की बात, क्योंकि वो काम करने वाले हैं, नहीं पढ़ने का मौका मिला, परिवार की परिस्थिति नहीं सही है, तो वो शहर में चले जाते हैं, चलो कुछ काम करते हैं। लेकिन लड़कियों के पास इतना ऑप्शन नहीं है। खान सर का एक वीडियो है, वो रो के कपिल शर्मा शो में बताए थे कि एक लड़की की शादी करने के लिए जबरदस्ती प्रयास कर रहे थे घर वाले, तो बोले कि कल तैयार रहना, लड़के वाले आ रहे हैं, घर वाले बोले। तो उन्होंने कहा कि लड़की ने अपने पूरे बाल छील दिए ताकि लड़के वाले हमको फेल कर दे, और हुआ वही। तब जाके उनके घर वाले तैयार हुए कि जाने दो, अच्छा तुम पहले तैयारी करो। तो ये सामाजिक मजबूरी समझिए, अशिक्षा समझिए, जागरूकता नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। इन सब पहलुओं को हम लोग एनवायरमेंट फैलाएंगे। हम इतनी बड़ी टीम इसीलिए बना रहे हैं कि हम अकेले 2-4 लोग इसको नहीं पूरा कर सकते। जब एक व्यक्ति को 10-20 लोग एक साल जब ये बात कहेंगे, तब वो मानने को तैयार होता है। मोटिवेशन इसे कहते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे अभी आप समझिए कि कितना पोप डेटा फैला है, सब लोग उन्हीं की बात मानते हैं, सोशल मीडिया को सच मानते हैं, और जबकि वो हमारे आपकी तरह इंसान ही रील बना के भेज रहे हैं। तो आगे हम बात करें सिलाई की, तो इसमें महिलाएं जो है हमारी रोजगार परक होंगी। इनको हमें रोजगार भी देना है, और इनके जो बच्चे हैं इनको छात्रवृत्ति भी देना है, प्रतियोगिता भी करानी है, आगे फैशन डिजाइनिंग में इनको ले जाना है 1 साल बाद। क्योंकि ये सब बड़े कार्य करने के लिए हमें वहां पे ऑफिस खोल के बड़ा स्टाफ चाहिए, तब मैनेजमेंट हो पाएगा। अब अगली कड़ी में महिलाएं ही ब्यूटिशियन में अव्वल दर्जे की होती हैं। बहनों को, बेटियों को, बहुओं को ये मौका दिया जाएगा कि आप भी सीखिए, करिए, आपको आर्थिक मदद की जाएगी, तो आप अपनी भी शॉप दुकान खोल सकते हैं, कि इनकम जरूरी है। तो ये 4 प्रकार की सर्विसेज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारी हायरार्की के बारे में। हम कैसे
टीम बनाएंगे। देखिए जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं जिनको 10 ब्लॉक हैंडल करना होता है। तो 10 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमें वहां नियुक्त करके ब्लॉक वाइज इस काम को करना है। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूरे ब्लॉक में तो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां पे सुपरवाइजर और फील्ड कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति होती है। यही सुपरवाइजर और फील्ड कोऑर्डिनेटर जिनको 15 से 20 गांव दिए जाते हैं, ये सेंटर जाके खुलवाएंगे डोर टू डोर मिल करके। तो टोटल पद जो है गांव में 3 है, एक ब्यूटिशियन, एक सिलाई, एक शिक्षा। चूंकि स्पोर्ट एकेडमी हर गांव में संभव नहीं है, उसमें 6 से 12 के बच्चे आएंगे, 5 गांव को मिला के खोला जाएगा, उसमें बड़े बच्चे आएंगे। तो 20 पद हर ब्लॉक में है स्पोर्ट के, ग्रामीण कोच जिसे रूरल कोच कहते हैं, और 300 पद हैं ब्यूटिशियन, सिलाई और शिक्षा के। तो ब्लॉक में कुल पद हो गए 320 जो सेलेक्ट होके काम करेंगे और सैलरी लेंगे। अब कुल पद जो जिला में है, क्योंकि 10 ब्लॉकों का जिला हम समझ रहे हैं, एक आंकड़ा लगा रहे हैं, कहीं ब्लॉक कम होता है कहीं ज्यादा होता है, तो 3200 पूरे एम्प्लॉयमेंट क्लियर होंगे। तो हमारे ऑफिस को खोलने के लिए 3200 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने हैं, 3200 लोगों को सैलरी देना है। इसमें पद अलग अलग है, सैलरी अलग अलग है, जो जेडी दी गई आपको समझ में आ रहा होगा। नोट, एक पद के लिए 10 आवेदन। अब आप सोचिए कि अगर कंपनी किसी को हायर कर रही है तो उनका परीक्षण भी करेगी, प्रैक्टिकल कराएगी, दूसरे को रिप्लेस करेगी अगर वो काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आवेदन अधिक चाहिए। तो जो सीनियर मैनेजर हैं, अगर कंपनी में रहना है तो एक पद के लिए ये आवेदन कराएंगे। तो 3200 गुणे 10 मतलब 32,000 आवेदन हमको चाहिए 3 महीने में। किसी जिले में ऑफिस खोलने के लिए 32,000 आवेदन चाहिए, तब जाके हम टीम सेलेक्ट कर पाएंगे 3200 की, और जाके अपना पूरे ब्लॉक में 1.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हम ऑफिस खोल पाएंगे। अब आगे की कड़ी में हम बात करते हैं जो रोल प्ले है। हम एफसी से शुरुआत करते हैं। एफसी को 15 गांव मिनिमम दिए जाते हैं और इनको डोर टू डोर जाके ये 4 प्रकार के जो सेंटर है, जैसे सिलाई और ब्यूटिशियन और शिक्षिका जो है, शिक्षक जो है, इनके लिए आवेदन करवाना इनका प्रमुख काम है। और कोच के लिए ये 4 प्रकार के आवेदन ये करेंगे और डेली 5 करेंगे। और सेंटर खुलवाने की भी संख्या 5 डेली है। इसका मतलब कैसे हुआ कि जैसे आपने आज आवेदन किया, कल से उनका एडमिशन चालू हो गया, आप कंटिन्यू बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और आपके मैनेजर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इसमें आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहां मीटिंग कर रहे हैं, आप इकट्ठा करोगे, सबको बुलाओगे, मैनेजमेंट करोगे, घंटे 2 घंटे के अंतराल में हर जगह वो मीटिंग कराएंगे। ये मैनेजमेंट एक्चुअली करना है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को। और ये सेंटर खुलवाने की बात जो है सुपरवाइजर और फील्ड कोऑर्डिनेटर दोनों करेंगे। सुपरवाइजर का सिर्फ 20 गांव होता है, 5 गांव ज्यादा होता है बस, और कोई फर्क नहीं है, काम सेम है उनका, उनको भी 5 अप्लाई डेली करना है, सेंटर भी डेली 5 खुलवाने हैं। तो सेंटर 5 कैसे खुलेगा, मतलब ये है कि अगर एक एडमिशन आ गया तो सेंटर आपका एक्टिव हो गया, और वहां का टीचर भी एक्टिव हो गया, वहां का ब्यूटिशियन भी एक्टिव हो गया, क्योंकि सारी फीस आने में हफ्ते 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं, टाइम लगता है एडमिशन में। तो ये सेंटर आपका मान लिया जाएगा कि आपने 5 खुलवा दिया। ऐसे डेली डेली खुलते रहेंगे, डेली डेली संख्या बढ़ती रहेगी और आपके सीनियर लोग मीटिंग करते रहेंगे। तो ये तरीका है। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एक्चुअली में टोटल ये मीटिंग और मैनेजमेंट ही करेंगे। जहां पे जरूरत पड़ेगी सुपरवाइजर और एफसी के जो लीड्स होंगी, जो इन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं, वहां उनसे मीटिंग करा के, मिल करके, ट्रेनिंग करा के उनको काम पे लगाना है। ये सारा मैनेजमेंट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अकेले पढ़ेंगे, कमजोर पढ़ेंगे तो उनकी मदद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर करेंगे। तो हमने आज बताया कि आप लोगों के ये कार्य है, इस तरह से आप कार्य करेंगे। अब 2 पदों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जो पद आपको हमने नहीं बताया अभी, एसबीसी और आरएम, इन दोनों को क्या काम है। एसबीसी जो है हमारा बैकअप करता है। बैकअप मींस
हमारी टीम्स हायरिंग जो फील्ड कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, उनके अलावा स्पेशली एक मैनेजर दिया गया है पूरे ब्लॉक में, एक फील्ड ऑफिसर, एक या दो फील्ड ऑफिसर रख करके लीड जनरेट करवा करके ये हायरिंग करवाते रहना। इनका काम सिर्फ हायरिंग करवाते रहना है। हायरिंग करवा के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हैंड ओवर कर देना है कि ये इनको ग्रुप में ऐड करो और इनसे काम लो। ये एसबीसी का काम है। तो एसबीसी जॉब अप्लाई सभी पदों के लिए करेंगे। अब पद मतलब आप समझ रहे हैं, जेडी, जो जेडी आपको कुछ प्रकार की दी गई है, ये वाली जेडी, एचआर असिस्टेंट, एचआर, ये सब जो जेडी आपको दी गई है, हेल्थ गार्ड, इन सभी पदों के ड्राइवर, जितने फील्ड के लोग चाहिए, ये हायरिंग करते रहेंगे। इसका डिटेल ऑलरेडी आपके पास है। जिनके पास नहीं है अपने मैनेजर से मांगिए, हमारे ऑफिस में फोन करिए, कॉल करिए और मैसेज करके मांगिए। ये डिटेल आपको हम प्रोवाइड करेंगे। यहां मैं बता रहा था पहले पेज पे, शिक्षा का अधिकार 1882। तो ये एसबीसी का काम है, इसको फुलफिल करना। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दोनों मिलके तो करेंगे ही, लेकिन इनसे भी डेली मांगेंगे कि जॉब अप्लाई करना आपका काम है, ये टीम बनाना आपका काम है, हमको दीजिए करके। ये 9 से 6 अगर ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे तो आप लोगों की पूरी टीम अच्छे से बन जाएगी। इनको सिर्फ बिजनेस प्रमोशन करना है कैरियर पेज का, जिसको मैं उसको भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये कैरियर पेज है, यहां पे जाएंगे, इसको जॉब अप्लाई, जिस पद के लिए वो एलिजिबल है, जेडी देख लेंगे, उम्र चेक करके इस पे अप्लाई कर देंगे। सर स्क्रीन शो नहीं कर रही है। आप जरा लेफ्ट होके दोबारा आ जाइए, हमारे यहाँ से स्टेप कर रही है, हम 2-2 3-3 लैपटॉप में कर रहे हैं। आप लेफ्ट हो जाइए, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए पे फी का भी कॉलम है। यहां जाएंगे, हम सेलेक्ट करेंगे क्या, किसमें पेमेंट कराना है, किसमें हमें एडमिशन कराना है। विकास जी वीडियो बंद कर लीजिए। सिर्फ स्विमिंग में मतलब सिलाई में या स्पोर्ट में या एजुकेशन में, तो उस केस एजुकेशन में गए तो क्लास 1 to 4 उसकी फीस कितनी है, एडमिशन फीस देना है या फिर आपको मंथली फीस देना है, ये यहां से सबमिट करेंगे। एक बार आपने इसमें एडमिशन फीस डाल दी तो एक आईडी जनरेट होती है, वो आप अच्छे से लिख के रखेंगे, स्क्रीनशॉट रखेंगे, वो डायरी में लिख के रखेंगे, उसी से आपकी मंथली फीस भी सभी लोगों की जमा होगी। तो हम अब बात कर रहे थे एसबीसी का, अब हम बात करेंगे आपसे, आपके पास एक पद है आरएम। आरएम बेसिकली क्या करेंगे, आरएम एक्चुअली में बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एसोसिएट बनाएंगे। और ये किसको बनाएंगे, बिजनेस पार्टनर ऐसे लोगों को बनाएंगे जिनका खुद का ऑफिस है, जैसे साइबर कैफे, एमपी ऑनलाइन, सहज जन सेवा केंद्र, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन काम करने का ऑफिस है, वो ऐसा काम करना चाहते हैं कि हायरिंग पे काम करना चाहते हैं, हमसे 18 से 30 हजार लेना चाहते हैं, तो उनका बिजनेस पार्टनर का ब्रोशर उनको प्रोवाइड करके उनसे अपना काम लीजिए और सभी ब्रोशर दे दीजिए ताकि कंपनी के बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाए, लोगों को समझाने में आसान हो जाए, उनको मीटिंग में भी बुलाया जाए। तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस पार्टनर की। तो अब हमें बिजनेस पार्टनर ऐसे बनाने, ये सिर्फ आरएम काम करें, ये बाजार में, मार्केट में, शहर में काम करेंगे, गांव में सिर्फ 9 से 6 जाएंगे। तो वो पिक्चर जो भेजते हैं उससे पता चलता है कि ये बंदा सही में काम कर रहा है,
जो पिक्चर नहीं भेज रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के बाद उनसे बात कर ली जाती है, समझ में आ जाता है क्या काम कर रहे हैं। आगे बिजनेस एसोसिएट की बात हो रही है। ये कैसे लोग होंगे? ये ऐसे लोग होंगे जो पार्ट टाइमर हैं, एजेंट हैं, एलआईसी के, रियल एस्टेट के, कई प्रकार के हो। तो ये हमारे बिजनेस एसोसिएट, दोनों का इंसेंटिव सेम है, अवार्ड रिवार्ड सेम है। इसको हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं, हम समय नहीं दे रहे हैं, तो काम जबरदस्ती नहीं होता है। हम स्कूल गए थे तो हाई स्कूल पास हो गए थे, इंटर पास हो गए थे, हमने मेहनत की, इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू पास हुए। हम जाएंगे तभी हमारा काम होगा। हम घर बैठे उम्मीद नहीं कर सकते कि काम हो जाएगा। अब एक पद बचा है एग्जीक्यूटिव, और बाकी जितने पद हैं, जिसमें हेल्थ में मैं बता दूं, हम लोग जब ऑफिस खुल जाएगा तो हर ब्लॉक में एम्बुलेंस चलाएंगे अपना, जो फ्री ऑफ कास्ट सर्विस और सेवा देगी लोगों को। इमरजेंसी में छोटे मोटे बुखार और सर्दी, तमाम इमरजेंसी जैसे एक्सीडेंटल हो गया, उसमें मदद करेंगे हम लोग। लेकिन हम किनको करेंगे? सभी को नहीं करेंगे। जिनके परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर के माध्यम से, सिलाई के माध्यम से, ब्यूटिशियन के माध्यम से, या फिर स्पोर्ट के माध्यम से, या फिर एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आप लोग हैं, इन्हीं परिवारों को हमें मदद करना है। ऐसा नहीं कि पूरे जिले की जिम्मेदारी हमने लिया है, हम सिर्फ आपके लिए चलाएंगे। किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है, हम लोग जांच भी शुरू कराएंगे। हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत सारी जांच होनी है, जो वो आपकी यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट होगी। पैथोलॉजी आप लोग जाते होंगे, समय समय पे परिवार को जरूरत पड़ती होगी, तो ये कंपनी ने आपके लिए विचार किया है कि हम अपने एम्प्लॉइयों को फैसिलिटी दें। और जैसे ही 3 महीने के बाद आप लोग क्वालिफाई होते हैं, प्रमोशन होता है, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस, जिसमें 50 लाख मेडिकल, 50 लाख आपका एक्सीडेंटल होगा, जिसमें आपका परिवार और बच्चे भी कवर होंगे। तो ये सुविधाओं के साथ हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। बाकी आप लोग इसको अच्छे से समझिए, काम करिए। तो आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त होगी। आप लोग को धन्यवाद।